न्यूक्लियस। तो इसे सेल ऑर्गेनल के तौर पे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1831। इट इज़ आल्सो द स्टेन स्ट्रक्चर, जो कि इसे स्टेन किया जा सकता है बेसिक डाई के थ्रू। और इसमें जो मटेरियल प्रेजेंट है जिनको बेसिक डाई के थ्रू स्टेन किया जा रहा है, कार्ल क्रोमेटिन, जिसको सबसे पहले क्रोमेटिन नाम दिया था फ्लेमिंग ने, और इन्होंने ही स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी कि बेसिक डाई से अगर स्टेन किया जाए। किसी सेल में अगर आप देखें तो नॉर्मली आपको एक सिंगल न्यूक्लियस मिल जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी कर सकता है सेल टू सेल उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। जैसे कि आप क्लास 12 में जब पढ़ेंगे आई थिंक एंथर का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको टेप्टम सेल मिलेगी जिसमें बाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। थोड़ा सा आप इंटरफेस न्यूक्लियस को समझते हैं। या इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब ऐसा न्यूक्लियस जो कि नॉन डिवाइडिंग सेल में है। डिवाइडिंग सेल में न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इट इज़ हाईली एक्टिव न्यूक्लियस मीन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव न्यूक्लियस एंड ऑफन कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज़ नॉट डिवाइडिंग। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है उस समय आपको न्यूक्लियस बहुत क्लियरली दिखाई देगा। इंटरफेस न्यूक्लियस हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलाबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड द न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस। तो एक इंटरफेस न्यूक्लियस में क्या क्या मिल रहा है? क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोलस। एक टिपिकल यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उनको देखते हैं। तो एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, जिसे हम लोग न्यूक्लियर एनवलप कहते हैं, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर होगा, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस होगा। इसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इतनी चीज़ें पाई जाएंगी। अब एक एक को थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं जल्दी। न्यूक्लियर एनवलप कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद ए स्पेस। ये स्पेस का जो डायमीटर है वो कितना है? 10 to 50 नैनोमीटर। इस स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। आउटर इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको बोल रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और इसका साइज़ जो है 10 to 50 नैनोमीटर के आसपास है, जो कि एक बैरियर बनाता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंड राइबोसोम्स ऑन इट। राइबोसोम प्रेजेंट होगा इस पर, इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर भी, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of its two membrane। दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से न्यूक्लियर पोर का फॉर्मेशन होता है कुछ कुछ दूरी पर। These pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules takes place in both nucleus and cytoplasm। मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में अगर कुछ जाना है तो इसी पोर के थ्रू जाएगा, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कुछ आना है तो इसी पोर के थ्रू मूवमेंट होगा। अब आते हैं न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन पे। तो द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। दीज न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि न्यूक्लियोलस जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं बल्कि डेंस क्रोमेटिन मटेरियल है एक्चुअल में, राइट। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो आप रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो को, फिर से जाके देखिएगा। हालांकि टाइम इतना तो होता नहीं है, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं वापस रिवाइंड करने की। न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलस नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा जो है कि ये आरएनए की सिंथेसिस करता है। दिस इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। Larger and more numerous nuclei are present in cells actively carrying out protein synthesis। मतलब number of nucleus, not nucleus, nucleolus ज़्यादा मिलेगा और उसकी साइज़ भी ज़्यादा होगी ऐसी सेल में जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं ज़्यादा, ठीक है, जो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम मैंने बना ही दिया आखिर में। तो क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन एक्चुअली में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिला हुआ स्ट्रक्चर है। इंटरफेस न्यूक्लियस में आपको लूज और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क मिलेगा न्यूक्लियोप्रोटीन का, जिसे हम लोग बोलते हैं
क्रोमेटिन फाइबर्स, जिसमें डीएनए और कुछ बेसिक प्रोटीन होते हैं जिसे हम लोग हिस्टोन कहते हैं। इसके अलावा सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए भी आपको मिलता है। ड्यूरिंग स्टेज ऑफ सेल डिविजन, सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में। देखिए इस डायग्राम में मैं आपको शो करने की कोशिश करता हूँ। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, ये क्रोमेटिन हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, इंटरफेस न्यूक्लियस दिख रहा है। लेकिन जब सेल डिवाइड करती है तो ये इंटरफेस क्रोमेटिन कंडेंस हो जाता है, क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। अब न्यूक्लियस यहाँ पर नहीं होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, राइट। आगे देखने क्या लिखा हुआ है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अबाउट 2 meters लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड among its 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स। तो टोटल डीएनए का लेंथ जो होता है 2 मीटर होता है, 2.2 मीटर होता है एक्चुअल में देखा जाए। जब कैलकुलेशन आप करेंगे 12th में ये पढ़ाया भी जाता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले में कैसे कैलकुलेशन निकालेंगे आप लेंथ ऑफ डीएनए। तो 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है जो कि मौजूद होता है अपने 46 क्रोमोसोम या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर। अब क्रोमोसोम्स अलग से कुछ पॉइंट्स हैं, समझ लीजिए। एवरी क्रोमोसोम्स हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। इसी सेंट्रोमियर पे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड या जिसको हम लोग आर्म ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। सेंट्रोमियर के साइड्स की तरफ अगर हम लोग देखें तो डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग काइनेटोकोर कहते हैं। तो सेंट्रोमियर का काम क्या है, होल्ड करता है दोनों क्रोमेटिड्स को, 2 हों या 4 क्रोमेटिड्स हों। 4 क्रोमेटिड्स जब डीएनए रेप्लिकेट कर चुका होता है सेल डिवीज़न के दौरान तो वहाँ पे बन जाते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, कितने प्रकार के नॉर्मली क्रोमोसोम होते हैं। देखिए क्रोमोसोम्स को डिवीज़न करने का 2 तरीका है उनको डिवाइड करने का। एक तो ऑटोसोम्स, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम के तौर पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऑटोसोम्स जो होते हैं 44 क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम एक पेयर होता है, XX या XY। दूसरा तरीका है कि उनको सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जाता है और वही दिया हुआ है उसी को हम लोग देखते हैं। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या है, सेंट्रोमियर मिडिल में होगा जिससे 2 इक्वल आर्म या क्रोमेटिड बनेंगे क्रोमोसोम के। सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल पोजीशन, तो एक लॉन्गर आर्म होगा और एक क्या होगा, शॉर्टर आर्म होगा। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर होता है वो क्रोमोसोम के एंड्स पे अटैच होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे एक एक्सट्रीमली शॉर्ट और एक ज़्यादा लॉन्ग आर्म मिलेगा। आर्म मतलब यहाँ क्रोमेटिड है। टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के टर्मिनल पॉइंट पर होगा। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सेंट्रोमियर यहाँ मिडल पोजीशन में है तो क्रोमेटिड इक्वली डिवाइडेड है जिनको हम लोग आर्म कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए अनइक्वल पोजीशन हो जा रही है तो शॉर्ट आर्म बन रहे हैं, यहाँ पे एक्सट्रीमली शॉर्ट्स हैं और यहाँ पे लॉन्गर आर्म है। इसी तरह से कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में, अब मुझे याद तो नहीं है बट कुछ क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी में जिनमें नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है पर्टिकुलर लोकेशन पे, और ये एक पर्टिकुलर अपीयरेंस देता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए दिस इज द काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर हो गया, इसके दोनों तरफ क्या है, डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, ये क्रोमेटिड हो गया, दैट इज द सैटेलाइट, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, राइट। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम